नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी एकदम अच्छी बिंदास चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो डेली प्रैक्टिस का सीरीज चल रही है, उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो होगा, लेक्चर नंबर 18। और आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्नों का जो है डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देख लेते हैं आज के प्रश्न क्या कह रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं विचार। क्या विचार करना है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था जो है बनाई गई है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि भारतीय संविधान नागरिकता के विषय में संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। क्या देता है, अभी देख लेंगे हम लोग। नागरिकता के संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। ठीक है, कौन से भाग 2 में दिए गए हैं। तो अगर बात करें इस प्रश्न की नागरिकता, ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में दिया गया है। और आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, ठीक है, 5 से 11 अनुच्छेद तक जो है नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। और बात करें तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता। अगर बात करें एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होती है, तो दोहरी नागरिकता ये होती है कि मान लेते हैं ये अपना जो है भारतीय क्षेत्र हो गया, तो कहने का मतलब ये है कि राज्यों की नागरिकता अलग से लेनी हो और पूरे केंद्र के पूरे भारत की अलग से, तो उसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता, कि राज्यों की अलग से नागरिकता और केंद्र से या राज्य पूरे भारत की अलग से नागरिकता। जैसा कि यूएसए हो गया, ऐसे देशों में दोहरी नागरिकता है कि वहाँ पे एक पूरी नागरिकता होती है और दूसरी होती है राज्यों की नागरिकता। ठीक है, कि तुम पर्टिकुलर किस राज्य से संबंधित हो तो उसकी अलग से नागरिकता होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में दोहरी नागरिकता होती है। पर अगर बात करें भारत की, तो भारत, इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के विषय में, हाँ, तो भारतीय संविधान ने जो है अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 11, ठीक है, अनुच्छेद 11 पावर देता है संसद को कि ये नागरिकता से संबंधित किसी भी कानून को बना सकती है और इसके नियम और शर्तें लागू कर सकता है। ठीक है, और बात करें कि नागरिकता का विस्तार में जानकारी कहाँ से हमको प्राप्त होती है, तो इसके लिए भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा, ये ऑप्शन तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है। ऑप्शन ए दिया गया है, सभी सांसद और सभी विधायक मतदान करते हैं। ऑप्शन बी, केवल निर्वाचित सांसद और निर्वाचित राज्य विधायक मतदान देते हैं। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, या संसद के मनोनीत सदस्य भी मतदान करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। निर्वाचक मंडल, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, और फिर केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ से शामिल नहीं रहते हैं, इसमें अलग रहते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा, इन चारों लोगों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं, ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वोटिंग करते हैं या निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है, धन विधेयक, ठीक है, मनी बिल,
के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए कहता है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन 3, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। ठीक है, हम बात करते हैं मनी बिल की। ठीक है, धन विधेयक। धन विधेयक की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो धन विधेयक जो होता है, हाँ सबसे पहले सही बात है कि ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसको सबसे पहले आप राज्यसभा में प्रस्तावित या पेश नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और दूसरी बात, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है, पूर्वानुमति से आता है। ठीक है, पूर्वानुमति या अनुशंसा के बाद ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, बात करें ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा नहीं, तो ये डिसीजन जो होता है, ये निर्णय केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का, अगर उसने बोल दिया कि ये धन विधेयक है तो है। ठीक है, तो ये उसी का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा की पावर। राज्यसभा के पास धन विधेयक से संबंधित कोई पावर नहीं होती है। क्या होता है कि जब लोकसभा से पारित होकर बिल राज्यसभा जाता है तो राज्यसभा वाले के लोग क्या कर सकते हैं, पहला नंबर तो इस पर अपनी सिफारिशें दे सकते हैं। ठीक है, केवल और केवल सिफारिशें दे सकते हैं। ठीक है, इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, कभी भी अस्वीकार कर ही नहीं सकते हैं, अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, सिफारिशें दे सकते हैं। और ये सिफारिशें लोकसभा चाहे तो माने और ना चाहे तो ना माने। ठीक है, अगर मान लिया तो भी ठीक है, ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर राज्यसभा ने ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक लेट कर सकता है। अगर राज्यसभा ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया धन विधेयक का, तो 14 दिनों के बाद लोकसभा द्वारा धन विधेयक को अपने आप पारित मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता, केवल और केवल 14 दिन लेट कर सकता है धन विधेयक को, बस। इसके अलावा उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसके ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, हाँ ये संशोधन नहीं कर सकती है, इसमें लिखा संशोधन कर सकती है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो ये कहाँ पर दिया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमको दी गई है। ठीक है, अगर बात करें संवैधानिक उपचार का अधिकार तो ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, पर बात करें संपत्ति का अधिकार तो संपत्ति का अधिकार भी पहले मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में ही शामिल था 7वें अधिकार के रूप में। पर अब क्या हुआ है, अभी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको 19(7) से हटाकर 300A अनुच्छेद में जो है शामिल कर दिया गया है। इसलिए अब ये एक केवल कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बचा है, वैधानिक अधिकार बचा है, ये कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप एकदम अच्छे से। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है भाई, ये इस पे भी कर लेते हैं। तो क्या है पहला ऑप्शन कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, राज्यपाल को 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले हटाया नहीं जा सकता है। क्या ये पॉसिबल है? तो देख लेते हैं इसके बारे में। अगर बात करें राज्यपाल जो है, राज्यपाल की जानकारी अनुच्छेद कौन से 156 में दी गई है। ठीक है, अगर बात करें राज्यपाल तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, बात करें इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। बात करें राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करता है कि आप कब तक रहोगे। ठीक है,
जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक राज्यपाल राज्यपाल हैं। जब भी चाहें 5 साल से पहले या उनके कार्यकाल से पहले जिस टाइम भी चाहें राष्ट्रपति राज्यपाल को बिना किसी कारण दिए हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रसाद पर्यंत होते हैं और कभी भी हटाए जा सकते हैं। बाकी पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, पर तीसरा नहीं है, इनको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में आता है। ठीक है, कौन सा विषय राज्य सूची में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन विषयों की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है। तो संविधान में अनुसूचियाँ दी गई हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ दी गई हैं। अनुसूचियाँ टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 7वें नंबर की जो सूची है इसको बोलते हैं 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में जो है भारत के सभी विषयों को, संविधान में जितने विषय शामिल हैं सभी को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो संघ सूची में, संघ सूची के विषय, दूसरे राज्य सूची के विषय, तीसरा हो जाएगा समवर्ती सूची के विषय। ठीक है, समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियों में डिवाइड किया गया है 7वीं अनुसूची। ठीक है, अब इसमें क्या है कि संघ सूची के सभी विषयों पर कानून कौन बनाएगा? केवल संघ बनाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार बनाएगी, संसद बनाएगा। और राज्य सूची के सभी विषयों पर राज्य कानून बनाएगा। पर समवर्ती सूची पे संघ और राज्य, इसमें ऐसे विषय होते हैं जो दोनों बना सकते हैं, संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। ठीक है, तो ये दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अभी बात कर लें कौन कौन से ऐसे विषय हैं। संघ सूची की बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट विषय जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, जैसे रक्षा हो गया, रक्षा हो गया, फिर विदेशी मामले हो गए, विदेशी मामले जैसे IR संबंधित विदेश मामले। ठीक है, और कौन से हो जाएंगे? और जैसे मुद्रा हो गया, मुद्रा भी किसका? केंद्र का ही कानून है। पर राज्य की बात करें तो राज्य में जैसे पुलिस हो गई, ठीक है, पुलिस हो गई, लोक व्यवस्था हो गई, लोक व्यवस्था हो गई, और सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, ये सारे काम हो गए। और समवर्ती सूची जिस पर संघ और राज्य दोनों को शासन बना सकते हैं वो, तो ऐसे विषय जैसे शिक्षा हो गया, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया हो गया, जैसे वन हो गया, या फिर विवाह हो गए, क्योंकि विवाह परंपरा ऐसी है कि इसमें कुछ राज्यों के अलग नियम हैं, तो इस पर भी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो बात करें इसमें से कौन सा राज्य सूची में आता है, तो ये पुलिस राज्य सूची का हो जाएगा। बाकी ये तीनों मामले केंद्र के हो जाएंगे। ठीक है, सेंटर के हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसमें हमको उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी लेनी है। तो उपराष्ट्रपति ऑप्शन पहला हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में मतदान का अधिकार होता है, लेकिन सामान्यतः केवल बराबरी के स्थिति में निर्णायक मत देना होता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? देखो, बात करें जैसे राष्ट्रपति लोकसभा का पदेन सभापति होता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और सेम प्रोसेस, जैसे राष्ट्रपति अभिन्न अंग तो होता है संसद का, पर वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के पद पर होते हैं, ना कि सभापति या सदस्य। तो इसी प्रकार उपराष्ट्रपति संसद या उप राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये उपराष्ट्रपति के पद पर होते हैं। पर ये किसी भी, जब तक राष्ट्रपति रहते हैं तब तक ये क्या है, सभापति का कार्यकाल केवल निभाते हैं, ना कि संसद के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है नॉर्मल सिचुएशन में वोट नहीं देते हैं, पर जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कास्टिंग वोट की आवश्यकता होती है, कास्टिंग वोट मतलब निर्णायक मत, इसमें ऐसा क्या होता है कि मान लो 25 लोग इधर भी हैं और 25 लोग इधर भी हैं, दोनों के मत बराबर हो रहे हैं, तो फिर जो उपराष्ट्रपति होगा वो वोट देगा जिसको बोलेंगे निर्णायक मत। अगर उन्होंने इधर वोट दे दिया तो ये पार्टी जीत जाएगी, अगर इधर दे दिया तो ये पार्टी जीत जाएगी, तो इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का अध्यक्ष, ये दोनों कास्टिंग वोट देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा, तो पहला और तीसरा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा संविधान संशोधन से संबंधित। ठीक है, अगर बात करें कि संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए कहता है कि प्रत्येक संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह अनिवार्य है।
देखो ऐसे शब्द आए तो उनको पहले ही कट कर दिया करो, ठीक है। संविधान संशोधन केवल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। और चौथा ऑप्शन, संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है देखना आपको। संविधान संशोधन की बात करें तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। नॉर्मल सिचुएशन में ये 2 प्रकार का संविधान संशोधन होता है, पर कभी कभी इसको 3 प्रकार से भी देख लिया जाता है, ठीक है। विशेष बहुमत, और देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुच्छेद 368 के तहत, एक तो विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत। दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की मंजूरी, ठीक है। ये 2 प्रकार से जो है संसद के माध्यम से संविधान संशोधन होते हैं, ठीक है। अब विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत ये होता है कि मान लो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 जो है अगर किसी भी संविधान संशोधन के लिए सहमत हो रहे हैं तो ठीक है, वो संविधान संशोधन माना जाएगा। पर एक बहुत ही कठिन है ये वाला, इसमें क्या है कि इसमें 2/3 सदस्य विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए। इसके साथ में अगर 28 राज्य हैं तो 28 के आधे मतलब 14 राज्यों के राज्यपाल या जो CM होते हैं उन्होंने भी इसको सहमति दी होगी, अगर तभी जाके ये बिल पारित होगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नॉर्मल सिचुएशन, एक बहुत कठिन सिचुएशन, ठीक है। तो संविधान के संशोधन जो होते हैं वो अनुच्छेद 368 में दिया गया, ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अगला हो जाएगा अपना अटॉर्नी जनरल के बारे में। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। किसके बारे में, भारत के महान्यायवादी क्या होते हैं, महान्यायवादी देख लेते हैं। अगर बात करें पहला ऑप्शन, वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसे संसद के दोनों सदनों में मतदान का अधिकार प्राप्त है। हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की, ठीक है, महान्यायवादी। ठीक है, केंद्र में बात करें तो महान्यायवादी होता है, और राज्य में महान्यायवादी की जगह पर महाधिवक्ता होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कि ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और इसकी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बराबर इनकी वरीयता होती है, ठीक है। और ये किसी भी कोर्ट में सरकार को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और सरकार के सभी मामले यही देखते हैं, ठीक है। बात करें इनकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और इनका कार्यकाल, वेतन, ये सारी चीज़ें भी राष्ट्रपति ही नियुक्त देते हैं, ठीक है। और इनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है। बात करें तो 665 तक इनका कार्यकाल रहता है, 6 साल 65 वर्ष तक, ठीक है। ऐसा इनके लिए कोई प्रावधान किया नहीं है संविधान में, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, पर अलग अलग टाइम पे नियम कानून बनाए जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। पर एक चीज़ याद रखना, ये लोकसभा, ठीक है, या राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, सभी बैठकों में भाग लेते हैं, ठीक है, बोल भी सकते हैं, और समितियों के संबंध में भी बोल सकते हैं, बट केवल वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वोटिंग कतई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इस हिसाब से पहला और दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इनकी जानकारी, अनुच्छेद कौन सा होता है, आर्टिकल 76, ठीक है, आर्टिकल 76 में इनके बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करें, ठीक है, तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो अनुच्छेद आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक 2-3 सिचुएशंस होती हैं जिसमें बुलाई जा सकती है। पहला नंबर तो ऐसा विधेयक जिस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सहमति नहीं मिल पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दूसरा नंबर सामान्य विधेयक पर बुलाया जा सकता है, और वित्त विधेयक पर बुलाया जा सकता है, ठीक है, वित्त विधेयक। और कब नहीं बुलाया जा सकता है, अगर कोई संविधान संशोधन की बात है, ठीक है, तो नहीं बुलाया जा सकता। या धन विधेयक पर कभी भी जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। अगर बात करें इसकी अध्यक्षता,
संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है सबसे पहले? तो राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति ही अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। किसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष भी बैठक कर सकते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। सभापति नहीं कर सकते क्योंकि वो संसद के अंग नहीं होते हैं, इसलिए सभापति नहीं करेंगे, केवल उपसभापति कर सकते हैं, ठीक है, उपसभापति। और अगर ये भी नहीं है तो संसद में कोरम होता है, लोकसभा का कोरम होगा, उसमें किसी एक को चुनाव के माध्यम से चुन लिया जाएगा, फिर वो अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। तो संविधान का संशोधन कहाँ पर नहीं बुलाया जा सकता है? साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होगा तो बुलाया जा सकता है, धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है, इस पर भी बुलाया जा सकता है, इस पर भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमने आज के राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये मेरा डिस्कस करने का तरीका भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कभी कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। बाकी स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, अचीव योर सक्सेस। ओके, थैंक यू सो मच।